हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल न्यू फैंगल कंपटीशन क्लासेस में। दोस्तों, अगर आप अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को लेकर परेशान हैं तो आपको परेशान होने की बिल्कुल आवश्यकता नहीं है। आपको क्या करना है, आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना है और उसके बाद कम्युनिटी टैब पे जाके मैंने वहाँ पे अनलिमिटेड क्वेश्चंस डाले हुए हैं जो आपकी सीटेट से रिलेटेड हैं। आप उन्हें जाके अटैम्प्ट कीजिए और प्रैक्टिस कीजिए। जितना आप उन्हें प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका कॉन्फिडेंस बनेगा और उसके बाद अपने एग्ज़ाम को बहुत अच्छे से दे पाएंगे। बाकी हम यहाँ पे अपनी जो चैनल है उसकी सीरीज़ चला रखी है PYQ की, जिसमें हमने 6 क्लासेस अभी तक कवर कर ली हैं। आज हमारी क्लास 7 है। मैं कोशिश करूँगी कि आपके एग्ज़ाम तक आपको ज़्यादा से ज़्यादा PYQs करवा सकूँ। बाकी आप अपनी प्रिपरेशन कम्युनिटी टैब में जाकर क्वेश्चंस को सॉल्व करके भी कर सकते हैं। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है, When a copper vessel is exposed to moist air for long, अगर हम किसी कॉपर वेसल को मॉइस्ट एयर में एक्सपोज करते हैं, यानी कि कॉपर वेसल को हम एक नमी वाली एयर में रखते हैं, तो उसके ऊपर एक डल ग्रीन कोटिंग आ जाती है। तो वो जो ग्रीन सब्सटेंस होता है वो क्या होता है? तो दोस्तों, वो होता है हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर। क्या होता है वो? हमारा कॉपर हाइड्रोक्साइड और कॉपर कार्बोनेट का मिक्सचर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन द सेक्शन ऑफ ए लीफ। ये दोस्तों हमारा क्लास 7 से आया हुआ टॉपिक है और इतना माइन्यूटली पूछा गया है कि आपके बस वहाँ पे एक लीफ दी गई है चैप्टर में और वहाँ पे आपको सेक्शन डिस्क्राइब किया हुआ है। ठीक है, तो इसमें जो हमारे दोस्तों आपके गार्ड सेल्स होते हैं लीफ के अंदर, स्टोमा भी होता है और क्लोरोफिल तो आप सभी को पता है। सूडोपोडिया हमारा इसमें नहीं होता, ये होता है हमारा एमीबिया की प्रॉपर्टी होती है सूडोपोडिया, और जाइलम भी हमारा नहीं होता लीफ के सेक्शन में। तो हमारा जो सही आंसर होगा वो होगा क्या? ऑप्शन डी एंड ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, which of the following options represent the correct sequence of processing of fiber into wool? फाइबर से वूल बनाने की जो प्रक्रिया होती है उसके अंदर हमारे कौन कौन से प्रोसेस आते हैं? तो दोस्तों उसमें आते हैं हमारे कौन कौन से प्रोसेस? शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग एंड रोलिंग। अब हम इनका मतलब समझ लेते हैं। शेयरिंग का मतलब होता है दोस्तों, जो हमारे फ्लीस होते हैं, हेयर होते हैं किसके? शिप के, उनको रिमूव करना, फ्लीस को रिमूव करना, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? शेयरिंग बोलते हैं। अब आपने जो हेयर्स हैं शिप के उसे रिमूव कर लिया। जब आप उसे रिमूव करेंगे तो उसके अंदर बहुत सारी डर्ट भी आएगी, ग्रीस भी आएगा। जिस मशीन से आप उसे क्लीन करेंगे उसकी ग्रीस होगी, डर्ट होगी, तो अब हमें उसको साफ करना पड़ेगा। तो वो प्रोसेस जिसमें हम जो हेयर्स हैं उनको साफ करते हैं, उनको क्लीन करते हैं, उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? स्काउरिंग। अब क्या है, आपने क्लीन कर लिया, पहले आपने शेव कर ली हेयर्स, उसके बाद आपने उन्हें क्लीन भी कर लिया। अब आपका क्या होता है थर्ड प्रोसेस, कि आप जो हमारी शिप की जो हेयर्स होती हैं वो अलग अलग तरीके की होती हैं, तो जो वेराइटीज़ है उनको सॉर्ट करना, यानी कि जो अलग तरह की वैरायटी है उनको अलग अलग करके रखना, एक ग्रुप बनाना, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? सॉर्टिंग। अब हमने सॉर्टिंग कर ली, हमारे जितनी भी वैरायटी के फ्लीस थे, हेयर्स थे, उन्हें हमने अलग अलग कर लिया। नेक्स्ट स्टेप हमारा क्या आता है? उसको डाई करना, यानी कि कलर करना, और उसके बाद हम क्या करते हैं? उनका रोल बना देते हैं। ठीक है, और रोल बनाने के बाद वो फिर हमारा यार्न बनता है। तो हमारा सही सीक्वेंस क्या होगा इसमें दोस्तों? शेयरिंग, स्काउरिंग, सॉर्टिंग, डाइंग एंड रोलिंग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है हमें कि रेशमा इज बॉइलिंग वाटर इन ए मेटलिक पैन। एक मेटलिक पैन है हमारा, उसमें जो रेशमा है वो पानी को गर्म करती है। हीट इज ट्रांसफर्ड इन मैनी वेज। जब वो उस पैन में, उस फ्राई पैन में क्या कर रही है? पानी को गर्म कर रही है, तो उसके अंदर हीट है
वो कई तरीके से ट्रांसफ़र हो रही है, ठीक है। तो अब हमें बताना है वो कौन कौन से प्रोसेस हैं, ठीक है। हीट ट्रांसफ़र टू हैंडल ऑफ द पैन ऑन द फ्लेम, जब हमारी जो हीट है वो पैन से हैंडल की तरफ जा रही है। मान लीजिए ये पैन है, ठीक है। अब ये क्या है, ये इसका हैंडल है, राइट। अब यहाँ पे क्या है, आपकी हीट है, यहाँ पे हीट है। अब जब हमारी हीट, ये पैन, पहले पैन गर्म होगा, फिर पैन से क्या गर्म होगा, आपका हैंडल गर्म होगा। तो वो प्रोसेस जिसमें हीट हमारी पैन से हैंडल की तरफ जा रही है, उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं दोस्तों, कंडक्शन। क्या बोलते हैं, कंडक्शन। नेक्स्ट, heat transfer to increase the temperature of water in a pan on the flame, वो प्रोसेस जिसमें क्या होता है, हमारा जो वाटर का टेम्परेचर बढ़ता है पैन के अंदर, उसको क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं दोस्तों कन्वेक्शन। क्या बोलते हैं, कन्वेक्शन। इसमें क्या होता है, हमारा जब हम पानी गर्म करते हैं तो जो हमारा नीचे वाले पानी होता है वो गर्म होता चला जाता है। गर्म होने की वजह से उसकी जो डेंसिटी है वो कम हो जाती है, वो ऊपर आ जाता है, और जो ठंडा पानी है वो नीचे आ जाता है। इस तरीके से हमारा जो सारा का सारा पानी है वो गर्म होता चला जाता है। नेक्स्ट, हीट ट्रांसफर टू एयर नियर द पैन। अब जो हीट है, जब ये पैन है, ठीक है, ये इसमें हमारा पानी गर्म हो रहा है, तो इसकी कुछ हीट जो है आसपास भी जाएगी, उसके आसपास का जो एयर है, उसका जो एनवायरनमेंट है वहाँ पे भी जाएगी। जब किसी भी चीज़ के एनवायरनमेंट में हीट जाती है किसी भी चीज़ से, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, रेडिएशन। क्या बोलते हैं, रेडिएशन। तो दोस्तों हमारी करेक्ट सीक्वेंस क्या होगी इसमें, कंडक्शन, कन्वेक्शन एंड रेडिएशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिटमस इज मोस्ट कॉमनली यूज नेचुरल इंडिकेटर। ये हम सभी को पता है कि हमारा सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला नेचुरल इंडिकेटर क्या है, लिटमस है। अगर हमारे को ये पता करने के लिए कि हमारा जो सब्सटेंस है वो एसिडिक है या बेसिक है, क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारा जो लिटमस है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है। तो दोस्तों हमेशा याद रखिएगा, एल्फो लिटमस और एल्फो लिचेंस। हमारा जो लिटमस है वो कहाँ से एक्सट्रैक्ट होता है, लिचेन से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिकमेंडेड प्रैक्टिस टू प्रिवेंट रस्टिंग ऑफ आयरन। इनमें से ऐसी कौन सी प्रैक्टिस है जो कि रस्टिंग, आयरन को रस्ट होने से बचाने के लिए रिकमेंड नहीं की जाती। मतलब कि ऐसी कौन सा तरीका है, अगर आपको किसी भी आयरन को रस्ट होने से बचाना है तो उसको प्रिवेंट करने के लिए आप उसको रिकमेंड नहीं करेंगे। तो पहला क्या है, मिक्सिंग आयरन विद कार्बन, क्रोमियम, निकल एंड मैग्नीज। ये तो हम बताते ही हैं कि हमारे को आयरन के अंदर क्या चीज़ मिक्स करनी चाहिए, कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज, इनमें से हम मिक्स कर सकते हैं। इससे क्या होता है, रस्टिंग ऑफ आयरन जल्दी से नहीं होता। डिपॉजिटिंग अ लेयर ऑफ जिंक और क्रोमियम ऑन आयरन, ये तो हमारी प्रिवेंट करती है आयरन को रस्टिंग से। ग्रीसिंग द पीस ऑफ आयरन, ये भी प्रिवेंट करती है। कीपिंग एन आयरन पीस इन ह्यूमिड एटमोसफियर। दोस्तों आपको ये तो पता ही है, जब कभी भी हमारा कोई आयरन का पीस हमारा ह्यूमिड एटमोसफियर में होगा तो उसको रस्टिंग बहुत जल्दी होगी। किसकी वजह से, ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आने की वजह से, ठीक है, ऑक्सीजन और वाटर के कांटेक्ट में आने की वजह से। तो हम कौन सा रिकमेंड नहीं करेंगे कि आयरन पीस को हमें ह्यूमिड एटमोसफियर में नहीं रखना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट द क्लाइमेट ऑफ ए प्लेस। इनमें से कौन सी बात जो है वो क्लाइमेट जो होता है किसी भी प्लेस का, उसके बारे में कही गई है। क्लाइमेट इज सेम एज वेदर ऑफ दैट प्लेस। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत बात है। क्लाइमेट अलग चीज़ होती है और वेदर अलग चीज़ होता है, ठीक है। जो हमारा क्लाइमेट होता है वो हमारा एवरेज होता है। क्या होता है, क्लाइमेट एवरेज होता है कि आपका 5 साल में या 10 साल तक वहाँ का वेदर कैसा रहा, ठीक है। वो हमें बताता है एवरेज वेदर कि वहाँ का मोस्ट ऑफ द टाइम कैसा रहता है। लेकिन जब हम वेदर की बात करते हैं तो इसमें हम बात करते हैं डे टू डे रीडिंग की, कि आज हमारी जो वेदर है वो कैसा रहेगा, आज हमारा मौसम कैसा रहेगा। क्लाइमेट इज डे टू डे कंडीशन नहीं, उसको हम क्या बोलते हैं, वेदर बोलते हैं। क्लाइमेट रिपोर्ट्स आर प्रिपेयर्ड बाय मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ऑन एवरीडे बेसिस। देखिए
क्लाइमेट की रिपोर्ट मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट के द्वारा बनाई जाती है, ये बात सही है, लेकिन एवरीडे बेसिस पे नहीं होती। इसमें क्या लेते हैं, कुछ साल का ये क्या लेते हैं, एवरेज लेते हैं। ठीक है, उसके बेसिस पे हमारी क्या बनाई जाती है, क्लाइमेट की रिपोर्ट बनाई जाती है। क्लाइमेट इज द एवरेज वेदर पैटर्न टेकन ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम। ये बिल्कुल सही है। क्लाइमेट क्या होता है, हमारा एवरेज वेदर पैटर्न होता है जो बहुत समय से हमारा जो चल रहा होता है उसको लेते हुए होता है। चलिए, okay. So here's the question. Ariba did an activity for calculation of moisture content of soil sample. अरीबा क्या करती है, एक सॉइल सैंपल लिया उसने और उसको उसमें कैलकुलेट करना है कि कितना मॉइस्चर का कंटेंट है। शी टुक 200 ग्राम ऑफ सॉइल एंड स्प्रेड इट ऑन द न्यूज़पेपर इन सन। अब उसने क्या करा, एक 200 ग्राम सॉइल ली। ठीक है, अब ये सॉइल है, ये 200 ग्राम उसने क्या लिया, सॉइल लिया। अब इसको इसने धूप में रख दिया, यहाँ पे धूप आ गई। अब उसके बाद क्या, अलाउड इट टू ड्राई फॉर 2 आवर्स। अब उसने 2 घंटे तक इसको सूखने दिया। आफ्टर 2 आवर्स द वेट ऑफ द सॉइल इज 180 ग्राम। अब जब धूप इसने 2 घंटे बाद देखा कि हमारा जो सॉइल है उसका जो वेट है वो कितना रह गया, 180 ग्राम। तो सीधी सी बात है, इसके अंदर जो वाटर कंटेंट होगा वो इवापोरेट हो गया होगा, राइट। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मॉइस्चर इन द सॉइल। तो परसेंटेज कितना होगा मॉइस्चर का, भाई 200 ग्राम था। ठीक है, रह कितना गया, 180। इतना तो हमारा यानी कि मॉइस्चर हुआ। आपका इनिशियल कितना था, 200 ग्राम इंटू 100। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपका आंसर क्या आएगा, दिस इज 10%। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट अबाउट ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में इनमें से कही गई कौन सी बात सही नहीं है। ह्यूमन हार्ट हैज 4 चैम्बर स्ट्रक्चर। आप सभी को पता है ह्यूमन हार्ट जो होता है उसके अंदर क्या होता है, चार चैम्बर्स होते हैं, हमने बताया था। ठीक है, ये आपके 4 चैम्बर्स होते हैं। पल्मोनरी आर्टरी कैरीज कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड टू द लंग्स। बिल्कुल सही बात है, हमारी पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड को हमारे लंग्स तक लेके जाती है। रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन ऑफ मसल्स इन द चैम्बर ऑफ हार्ट कंस्टिट्यूट हार्ट बीट। ये भी हमने पढ़ा था कि जब हार्ट बीट का जो रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है वो क्या बनाता है, हमारा हार्ट बीट बनाता है। 1 कॉन्ट्रैक्शन प्लस 1 रिलैक्सेशन क्या बनाता है, हमारा हार्ट बीट। The two upper chambers are called ventricles and lower ones are called arteria। ये बिल्कुल गलत बात है दोस्तों, हमारे जो ऊपर के होते हैं चैम्बर्स वो आर्ट्रिया होते हैं और जो नीचे के होते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, वेंट्रिकल्स बोलते हैं। आइए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो हियर्स द क्वेश्चन, इनमें से कौन सा मेथड आपका एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स नहीं है, यानी कि एसेक्सुअल मेथड नहीं है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कौन सा होता है, जिसमें क्या होता है, पेरेंट बॉडी जो होती है वो अपने आप से ही रिप्रोडक्शन करती है, उसे किसी दूसरी बॉडी की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर एग्जाम्पल, अब आपका जो बडिंग है, आप सभी को पता है बडिंग में क्या होता है, जैसे इस तरीके से हमारे हाइड्रा के अंदर बडिंग होती है, आप सभी को पता है। तो आपका यहाँ से क्या होता है, एक आपका निकल जाता है नोड और फिर धीरे धीरे करके बड़ा होकर वो डिटैच हो जाता है। तो इसमें अदर बॉडी की जरूरत नहीं पड़ी, तो बडिंग क्या है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। स्मॉल फॉर्मेशन भी हमारा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है। और फ्रेगमेंटेशन भी आपको पता है, फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है, आपका इस तरीके से होता है जैसे हमारा। फिर उसके बाद क्या होता है, ये आपके तीन पार्ट्स में डिवाइड हो जाती हैं और फिर इंडिविजुअली आपका ग्रो करती है। ठीक है, दिस इज अ फ्रेगमेंटेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन आपको पता है किसमें होता है, फूल में होता है, और ये क्या है, आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है। तो आपका गलत आंसर क्या होगा, इसमें सही आंसर क्या होगा, पॉलिनेशन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो यहाँ पे क्वेश्चन है, अहमद वॉक टू हिज स्कूल एवरी डे। अहमद क्या करता है, अपने स्कूल जाता है रोज। वन पर्टिकुलर डे, एक दिन उसने क्या करा, 30 मिनट लिए। ठीक है, फ्रॉम हिज होम टू स्कूल, अपने घर से स्कूल जाने के लिए उसने कितने लिए, 30 मिनट लिए। इफ ऑन दैट डे हिज एवरेज स्पीड वॉज 0.5 मीटर पर सेकेंड, उसकी अगर उस दिन एवरेज स्पीड कितनी थी, 0.5 मीटर पर सेकेंड थी, देन कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन हिज होम टू स्कूल।
तो उसका हमें बताना है डिस्टेंस कितना होगा। तो आपको पता है डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इनटू टाइम, राइट। स्पीड कितनी है हमारी, एवरेज स्पीड कितनी है 0.5 इंटू टाइम कितना है हमारा 30 मिनट। मिनट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड में चेंज करने के लिए, 60 से, राइट। तो क्या आएगा वैल्यू हमारी, तो ये आपकी आएगी कितनी 900। अब ये आया डिस्टेंस आपका दोनों, क्योंकि हमें एवरेज स्पीड दी है। एवरेज स्पीड क्या होती है, यहाँ से यहाँ तक जाने की और यहाँ से यहाँ तक जाने की जो स्पीड होती है, ठीक है। इस वजह से हमारा टोटल कितना आएगा 900 मीटर। लेकिन हमें कितना पूछा गया, होम से स्कूल, यानी एक साइड का डिस्टेंस। तो एक साइड का डिस्टेंस क्या आएगा 450 मीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आजकल हम इलेक्ट्रिक फ्यूजेस की जगह पर इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या चीज़ लगाते हैं। क्या हम इलेक्ट्रोमैग्नेट लगाते हैं, नहीं दोस्तों। स्टेबलाइजर लगाते हैं, हाँ स्टेबलाइजर का यूज़ करते हैं, और एमसीबी का यूज़ करते हैं, कंपास नीडल का यूज़ नहीं करते। तो आपका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन बी एंड सी आर द करेक्ट ऑप्शंस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, सो मैच द फॉलोइंग है। ये देखिए, मैं आपको इसकी ट्रिक अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। इसे हमेशा याद रखिएगा। आपकी 2-3 बातें इसमें याद रखने वाली हैं, इससे ज़्यादा क्वेश्चन में इससे ज़्यादा नहीं पूछा जाता। आपका जो कॉन्केव मिरर होता है उसकी प्रॉपर्टीज़ बिल्कुल किसके बराबर होती है, कॉन्वेक्स लेंस के बराबर होती है, ठीक है। और आपका जो कॉन्वेक्स मिरर होता है उसकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो कॉन्केव लेंस के बराबर होते हैं, ठीक है, पहली चीज़। अब दूसरी चीज़, हमारा जो कॉन्केव मिरर होता है वो सभी तरह की इमेजेस बनाता है, ऑल टाइप्स ऑफ इमेजेस। हमारा जो कॉन्वेक्स मिरर होता है वो हमेशा वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड, यानी कि छोटी इमेज बनाता है, ठीक। और जो हमारा प्लेन मिरर होता है, क्या होता है आपका प्लेन मिरर, वो भी क्या बनाता है आपका, प्लेन मिरर कैसी बनाता है आपकी, वर्चुअल, इरेक्ट, लेकिन यहाँ पे कैसी बनती है सेम साइज की, ठीक है। बस इतना याद कर लीजिए, आपके मिरर से ज़्यादा, मिरर में जो चैप्टर है उससे ज़्यादा क्वेश्चन ज़्यादातर नहीं पूछा जाता। तो देखिए अब इसका देखते हैं मैचिंग में क्या है, प्लेन मिरर। अब यहाँ पे देखिए इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर साइज का कौन बनाता है, इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज कौन सी बनाता है, कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। ऑलवेज रियल एंड इन्वर्टेड इमेज, हमेशा आपकी रियल और इन्वर्टेड इमेज कौन बनाएगा, इसमें ऑप्शन ही नहीं दे रखा, क्योंकि हमेशा रियल और इन्वर्टेड इमेज कोई बनाता ही नहीं है। इरेक्ट, वर्चुअल एंड स्मॉल इन साइज, ठीक है। रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस वेरी क्लोज टू मिरर। तो इसका आंसर क्या होगा, कॉनकेव मिरर, राइट। उसके बाद आपका वेट, इसमें आपका जो प्लेन मिरर है वो आपका रियल एंड इन्वर्टेड इमेज एक्सेप्ट व्हेन द ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड वेरी क्लोज टू मिरर, ठीक है, तो कॉनकेव मिरर बनाएगा। उसके बाद आपका कॉन्वेक्स मिरर आपका क्या बनाएगा, इरेक्ट, वर्चुअल और स्मॉलर इन साइज, ठीक है, ओके। सेकंड सेकंड का डी, ठीक है। आपका देखिए यहाँ से ही पैटर्न है, सेकंड का डी, फर्स्ट का बी, इरेक्ट, वर्चुअल और सेम साइज, सॉरी स्मॉलर साइज नहीं सेम साइज, ये ना इरेक्ट, वर्चुअल एंड सेम साइज। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहाँ थोड़ा गलत पड़ गया, इससे सेम साइज, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं।
ओके, अब हमें कहा गया है आपको 4 सरफेसेस दे रखी हैं, S1, S2, S3 एंड S4। हमें बताया पूछा है कि रूही क्या करती है, अपना एक टॉय कार है इन सभी सरफेसेस पे चलाती है। टॉय कार को पुश किया जाता है सेम फोर्स पे सभी सरफेसेस पे। ठीक, तो अब वो बताइए D1, D2, D3 डिस्टेंसेस दे रखी हैं सरफेसेस S1, S2, S3 के लिए। अब हमें बताना है कि इंक्रीजिंग ऑर्डर में कि सबसे कम डिस्टेंस वो कहाँ पे करेगी कवर, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, उससे ज़्यादा, यानी कि सबसे कम कहाँ पे और सबसे ज़्यादा कहाँ पे। तो आपको पता है जहाँ पे फ्रिक्शन सबसे कम होगा वहाँ पे वो सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करेगी, और जहाँ पे फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा वहाँ पे सबसे कम डिस्टेंस कवर करेगी। तो अगर आप इन चारों सिचुएशंस को देखेंगे तो अब आपको पता है कि जहाँ पर ऑयल है, जहाँ ऑयल आ जाएगा वहाँ फ्रिक्शन सबसे कम हो जाएगा, तो इसका मतलब वो डिस्टेंस सबसे ज़्यादा कहाँ पे कवर करेगी, सरफेस 3 पे। तो सरफेस 3 का मतलब क्या हो गया, D3। D3 कहाँ है, एक हमारा यहाँ है और एक यहाँ है, चलिए ठीक है। और सबसे कम कहाँ पे करेगी, न्यूज़पेपर पे, क्योंकि वहाँ पे फ्रिक्शन हमारा सबसे ज़्यादा होता है। फ्रिक्शन सबसे ज़्यादा होगा S4 यानी कि D4। तो आपका सही ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है विच वन ऑफ द ऑप्शंस इज इनकरेक्ट अबाउट फोर्स। फोर्स के बारे में कही गई कौन सी बात सही नहीं है। फोर्स का मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन होता है, बिल्कुल सही बात है। फोर्स अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट पर लगाते हैं तो वो उसकी शेप चेंज कर सकता है, बिल्कुल सही बात है। जैसे कि हम मान लीजिए आप आटा लेते हैं तो आप डो बनाते हैं, तो आप जब उस पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी शेप चेंज हो जाती है। ठीक, फोर्स कैन एक्ट ऑब्जेक्ट विदाउट बीइंग इन कांटेक्ट विद, बिल्कुल सही बात है। जो हमारे नॉन कांटेक्ट फोर्सेस भी होते हैं, मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, राइट, तो ये सब हमारे क्या है, नॉन कांटेक्ट फोर्सेस है। फोर्स इज अप्लाइड टू एन ऑब्जेक्ट व्हेन वन पुशेस इट। देखिए हमने पढ़ा था पुश और पुल, अगर कुछ भी हो रहा है तो हमारी फोर्स अप्लाई होती है, और यहाँ पे सिर्फ ओनली लगाने की वजह से ये ऑप्शन हमारा गलत हो जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। loudness loudness of sound is proportional to the स्क्वायर ऑफ, लाउडनेस हमारी किसके स्क्वायर पे डिपेंड करते हैं, तो वो दोस्तों पर करती है किस पे, एम्पलीट्यूड पे। लाउडनेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ऑफ द वाइब्रेशन ऑफ प्रोड्यूसिंग साउंड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ओके, इसमें कहा गया है कि हमारे दो प्लेन मिरर हैं जिनको इन्होंने क्या करा है, 60 डिग्री के एंगल पे रखा है। कितने पे, 60 डिग्री के एंगल पे रखा है, और यहाँ पे कितनी, यहाँ पे एक कॉइन रख दी। अब बताइए इसकी कितनी इमेजेस फॉर्म होगी। तो दोस्तों मैंने बताया था इसका फॉर्मूला क्या होता है, 360 थीटा माइनस 1। ठीक है, तो ये क्या इम्प्लाई कर रहा है, 360 थीटा कितना है, 60 माइनस 1, यानी कि 6 माइनस 1 इज इक्वल टू 5 इमेजेस। कितनी इमेजेस बनेंगी, 5 इमेजेस। ओके, इसमें से क्वेश्चन कहा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रिएक्शन ऑफ फॉस्फोरस विद वाटर। अगर हम फॉस्फोरस का रिएक्शन कराते हैं वाटर के अंदर तो आपका इनमें से कौन सी बात कही गई सही है। तो दोस्तों ये आपको पता ही होगा कि हमारे जो फॉस्फोरस और सल्फर हैं वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव नॉन मेटल्स हैं। ये अगर हम एयर में वो कर देते हैं, एक्सपोज कर देते हैं, तो क्या होता है इसमें एकदम ब्लास्ट होने का चांसेस रहते हैं। इसी वजह से इनका जो है क्रैकर्स में भी यूज़ किया जाता है। हम इनको स्टोर किस में करते हैं, वाटर में। क्यों करते हैं, क्योंकि जो आपका फॉस्फोरस है वो बिल्कुल माइंड, अगर रिएक्ट, पहले तो वो रिएक्ट नहीं करता, और करता है तो वो इतने स्मॉल क्वांटिटी में करता है कि वो ऑब्जर्वेबल नहीं होता। तो इसका सही आंसर होगा फॉस्फोरस डज नॉट रिएक्ट विथ वाटर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट अबाउट मैग्नेट्स। मैग्नेट्स के बारे में कही गई कौन सी बात सही नहीं है। मैग्नेट अट्रैक्ट्स आयरन निकल, ये तो आपको पता है। ठीक है, फिर उसके बाद फ्रीली सस्पेंडेड मैग्नेट, हमेशा जो हमारे, अगर हम किसी भी मैग्नेट को फ्रीली सस्पेंड करते हैं तो वो हमेशा उसकी डायरेक्शन क्या रहती है, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो ये बात तो सही है।
पोल्स ऑफ ए बार मैग्नेट आर नियर इट्स एंड, ये कहा इन्होंने कहा है कि कोई बार मैग्नेट है उसके जो पोल्स हैं वो उसके एंड पे होंगे, बिल्कुल सही बात है। मैग्नेटाइट इज द फर्स्ट मैग्नेट मेड बाय ह्यूमंस, ये गलत बात है। अब ये गलत बात क्यों है? क्योंकि जो मैग्नेटाइट है वो ह्यूमंस के द्वारा नहीं बनाया गया, ये हमारा नेचुरल है। ठीक है, ये नेचुरल अकरिंग मैग्नेट है जिसका नाम क्या दिया गया था? मैग्नेटाइट दिया गया था। चलिए आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, What is the appropriate range of audible frequencies for human ears? ह्यूमन ईयर जो होते हैं, मानव के जो कान होते हैं, वो कितनी फ्रीक्वेंसी तक आपकी आवाज़ सुन सकते हैं? तो दोस्तों याद रखिएगा, जो ह्यूमन ईयर्स होते हैं वो 20 हर्ट्ज से 20 किलो हर्ट्ज तक की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो सुन सकते हैं। इससे कम फ्रीक्वेंसी और इससे ज़्यादा फ्रीक्वेंसी वो नहीं सुन सकते। तो आपका सही ऑप्शन होगा 20 to 20,000 हर्ट्ज। दिस इज़ फॉर ऑल द डे। दोस्तों आशा करती हूँ वीडियो आपको अच्छी वीडियो लगी है, लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और